नमस्कार, मैं विकास कुमार झा आज गोवा मुक्ति दिवस के अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। आज 19 दिसंबर 2022 है और आज से ठीक 61 साल पहले भारत के सबसे नन्हे मुन्ने प्रांत गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्ति मिली थी। तकरीबन 450 वर्षों तक गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में था और वहां के लोग मुक्ति के लिए छटपटा रहे थे। यह एक अद्भुत इत्तेफाक है कि गोवा की मुक्ति के इस 61वें वर्ष में ही गोवा पर केंद्रित मेरा हिंदी उपन्यास राजा मोमो और पीली बुलबुल आप सबके बीच है। इस उपन्यास का एक अध्याय ही गोवा मुक्ति संग्राम को लेकर है, जिसका शीर्षक है लिबरेशन। इसके कुछ अंश आज इस खास मौके पर आप सबको सुनाना चाहता हूं। राजा मोमो और पीली बुलबुल की नायिका सैंड्रा है, जो एक बेकरी चलाती है पणजिम में, और वह याद करती है उस दौर को जिस दौर के बारे में उसने अपने पिता से पूरी कहानी सुनी थी और जाना था। सैंड्रा याद करती है, अभी परसों तरसों की बात है, देर रात तक सैंड्रा जगी रही। कुछ देर तक वह जार में संत की तरह समाधिस्थ किट्टू को निहारती रही, पर थोड़ी देर में उसका जी उबने लगा। किट्टू अगर थोड़ी भी हलचल में होता तो शायद उसका जी लग जाता, पर स्थिरता ऊब पैदा करती है। अचानक उसे कौंधा कि क्यों न दादाजी की पुरानी फाइल से गोवा लिबरेशन के दौर का कुछ निकाल कर पढ़ा जाए। संघर्ष, जुल्म और कुर्बानी की दशकों पुरानी उन खबरों में आज भी एक कोलाहल है, बेशक अतीत की गठरी में ही सही। उसने वह एक फाइल निकाली जिसमें लिबरेशन मूवमेंट को लेकर तब के अखबारों में छपी देश विदेश के पत्रकारों की रिपोर्टिंग थी। इत्तेफाक से फाइल में उसे एक अमेरिकी पत्रकार होमर जैक की एक लंबी रिपोर्ट मिली। होमर जैक उन थोड़े से विदेशी पत्रकारों में से थे जिन्हें वर्ष 1955 में गोवा के पुर्तगाली अधिकारियों ने 15 अगस्त का सामूहिक सत्याग्रह देखने के लिए गोवा प्रवेश की अनुमति दे दी थी। अपनी उसी भारत यात्रा में पत्रकार जैक ने विनोबा भावे के भूदान आंदोलन को भी कवर किया था। 15 अगस्त 1955 को गोवा की आजादी के वास्ते जारी सामूहिक सत्याग्रह की रिपोर्टिंग जिस सनसनीखेज अंदाज में होमर जैक ने लिखी, वह किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं थी। अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित उस लंबे लेख की खासी पीली पड़ चुकी कटिंग सैंड्रा पढ़ती ही चली गई थी। लेख के शीर्षक बारबरस एक्शन ऑफ पुर्तगाली अधिकारियों की पाषाण हृदयता में उसे भरपूर सूचना भरी लगी। होमर जैक की रिपोर्ट पढ़ते हुए सैंड्रा को लगा कि वह 15 अगस्त 1955 के उस दिन में दाखिल है। बकलम जैक, मुझे इतिहास के सबसे अनोखे युद्धों में से एक के बारे में समाचार भेजने का दुखद अनुभव हुआ। यह युद्ध 15 अगस्त 1955 को गोवा में 4000 निहत्थे सत्याग्रहियों का कूच था। महात्मा गांधी ने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सत्याग्रह का उपयोग अमोघ अस्त्र के रूप में किया था तथा जिसका विकास भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया। गोवा के अपने अनुभवों की कहानी आरंभ करने के पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि गोवा में कई अमेरिकी तथा यूरोपीय पत्र पत्रिकाओं के लिए एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में गया था। पुर्तगाली सरकार ने कुछ विदेशी पत्रकारों का कराची से लेकर गोवा तक का मार्गव्यय स्वयं उठाया था तथा गोवा में ये पत्रकार सरकार के अतिथि के रूप में रहे, पर मैंने बंबई से गोवा तथा वहां से वापसी का खर्चा स्वयं उठाया। गोवा के अंदर मुफ्त यातायात का गोवा अधिकारियों का प्रस्ताव मैंने जरूर स्वीकार किया, पर मैंने अपने अन्य सभी खर्चे स्वयं उठाए। सोमवार 15 अगस्त 1955 को हमें गोवा की राजधानी पणजी स्थित एक बड़े से होटल के कमरे में मुंह अंधेरे 3 बजे लाकर ठहराया गया। सुबह के उजाले के साथ जब हम और हमारे साथ उस होटल में रुके बाहर के देशों से आए पत्रकार मित्र होटल के बाहर यूं ही टहलने को निकले तो सड़कों पर तनाव घिरना शुरू हो चुका था।
होमर जैक ने आगे लिखा कि उस समय गोवा के अखबारों में एक से एक बातें निकल रही थी। इन्हीं में से एक हैदराबाद के प्रधानमंत्री रह चुके सर मिर्जा इस्माइल का भी लंदन से जारी एक विचित्र सा बयान आया था। सर इस्माइल ने कहा था कि सन 1947 में जब वे हैदराबाद स्टेट के प्रधानमंत्री थे, उस समय अपने ब्रिटिश मित्रों के माध्यम से उन्होंने पुर्तगाल सरकार को सुझाव दिया था कि चूंकि गोवा अब अधिक समय तक पुर्तगाली शासन के अधीन नहीं रह पाएगा, इसलिए बेहतर होगा कि वे इसे हैदराबाद स्टेट के हाथों बेच दें। सर मिर्जा इस्माइल ने बयान में आगे कहा था कि हैदराबाद स्टेट की यह इच्छा इसलिए थी कि गोवा अगर उनके जिम्मे आ जाएगा तो उनके स्टेट की पहुंच समुद्र तट तक हो जाएगी। पर पुर्तगाली सरकार ने इस प्रस्ताव पर चुप्पी साध ली थी। सत्याग्रह के समय ये और ऐसे कई अजीब किस्से लगातार निकल रहे थे। गोवा के स्वतंत्रता सेनानियों का जत्था छोटी छोटी टुकड़ियों में लगातार दाखिल हो रहा था। आशंका बलवती थी कि आज का दिन आसान न होगा। हालांकि पणजी के अखबारों में यह खबर उस दिन छपी कि गोवा का पुर्तगाली शासन सत्याग्रहियों के संग नरमी से पेश आएगा, क्योंकि बीते दिनों में निहत्थे सत्याग्रहियों के साथ किए गए दुर्व्यवहार और दमन के मसले पर पुर्तगाली सेनाध्यक्ष कप्तान रोम्बा और गोवा के गवर्नर जनरल के बीच तीव्र मतभेद हो गया था। यही वजह हुई कि पिछले ही दिनों कप्तान रोम्बा को वापस लिस्बन लौट जाना पड़ा था। गोवा के गवर्नर जनरल ने पुर्तगाल सरकार से अनुरोध किया था कि कप्तान रोम्बा को दोबारा गोवा न भेजा जाए। गवर्नर जनरल ने पुर्तगाल सरकार को लिखा था कि गोवा में सत्याग्रहियों के संग किसी भी प्रकार की नृशंसता से मुक्ति आंदोलन को उल्टे और बल मिलेगा। इससे भारत और गोवा की जनता में और क्रोध जगेगा। होमर जैक ने अपनी लंबी रिपोर्ट में आगे लिखा था कि 15 अगस्त 1955 को दिन की शुरुआत के साथ हमारे समेत एक और पत्रकार को समुद्र बीच पर गाड़ी से ले जाया गया। उसके पश्चात नावों से हम उत्तरी गोवा के पैरनम की सैनिक चौकी पर पहुंचे, जो रायो डी तिराकोई नदी से, जो भारत तथा गोवा की सीमा बनाती है, दक्षिण में 1 मील की दूरी पर स्थित है। यहां हमें एक टैक्सी मुहैया की गई, पर कुछ ही दूर जाने पर टैक्सी खराब हो गई। लिहाजा एक पुर्तगाली कमांडर ने मुझसे तथा मेरे फ्रांसीसी साथी से एक जीप की पिछली सीट पर में बैठने का अनुरोध किया। उसने बताया कि कुछ ऐसे समाचार मिले हैं कि सत्याग्रहियों ने नदी पार कर ली है। एक पुर्तगाली लेफ्टिनेंट अमेरिका निर्मित जीप चला रहा था। उसके साथ एक युवा पुर्तगाली सैनिक था जिसके पास किरच वाली राइफल थी। पुर्तगाली उपनिवेशों के बहुत से अफ्रीकी सैनिकों को भी सीमा से कुछ दूरी पर मुस्तैद रखा गया था। हम नदी किनारे के घने हरे धान के खेतों के सहारे और ऊंचे नारियल के वृक्षों के नीचे गर्दीली सड़क पर जा रहे थे, पर कुछ गोवन किसानों के समीप से गुजरे जो 15 अगस्त के बारे में अनभिज्ञ से प्रतीत होते थे। ड्राइवर ने जीप तेज कर दी थी और थोड़ी दूर आगे जाकर अचानक एक जगह रोक दिया। सड़क के दोनों ओर बांसों की बनी बाड़ पर लाल तथा सफेद रंग के इश्तहार लगे हुए थे। इसमें भारत का नक्शा लाल रंग में छपा हुआ था, जिस पर गांधी टोपी में भारतीय झंडा लिए हुए एक सत्याग्रही का चित्र था। उस पर हिंदी में लिखा था, गोवा छोड़ो 15 अगस्त गोवा राष्ट्रीय कांग्रेस। लेफ्टिनेंट और उसका साथी फौरन जीप से नीचे उतरा और दोनों ने इश्तहारों को नोचकर उसे जीप के पीछे डाल लिया। जिस समय वे पुनः जीप पर चढ़ रहे थे, तभी उन्होंने एक निकटस्थ इमारत की छत पर एक भारतीय झंडा लहराता देखा। उन्होंने कठिनाई से ऊपर चढ़कर झंडे का डंडा तोड़ा और झंडा उतार लिया। झंडे को जीप में डाल वे आगे बढ़े। अगले गांव में एक पुराने गिरजाघर की दीवार के सहारे सत्याग्रहियों को एक समूह में देखा। उन लोगों ने पुलिस को देखते ही नारे लगाने शुरू कर दिए, भारत गोवा एक हैं, गोवा की आजादी जिंदाबाद, आजाद गोवा जिंदाबाद। लेफ्टिनेंट तथा उसके साथी सैनिक ने उन सब पर राइफल तान दी और सत्याग्रहियों के हाथों से झंडा छीनने को बढ़े। छीना झपटी और तनातनी तो हुई, पर गनीमत है कि कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। कई मील के बाद हम सब एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां काई से ढका हुआ एक मंदिर था। वहां पहले से 2 पुर्तगाली सैनिक मौजूद थे। मंदिर के चारों तरफ मौजूद लोग मातम में थे। मंदिर परिसर के मध्य में लगभग 50 लोग अपने एक साथी के चारों ओर, जो भूमि पर मृत लेटा हुआ था, बैठे थे।
पुलिस की गोली से मरा वह सत्याग्रही राजस्थान का एक 32 वर्षीय युवक पन्नालाल यादव था। सत्याग्रहियों से पता चला कि वह शादीशुदा था और उसके 4 बच्चे थे। वह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य था तथा रामगंज मंडी की म्युनिसिपल परिषद का सदस्य भी। इस जत्थे के नेता राजस्थान के माधोदास थे। उनके हाथों में गोली लगी हुई थी और वह खून टपकते अपने हाथों को थामे हुए थे। वाकई 15 अगस्त 1955 की उस शाम तक गोवा की स्थिति विकराल हो चुकी थी। पूरे गोवा में एक महिला समेत 36 लोग पुलिस की गोली से मौत के घाट उतारे जा चुके थे। गोवा तथा दमन की सीमाओं पर विभिन्न स्थानों में पुर्तगाली पुलिस तथा सेना ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को लेकर बढ़ रहे सत्याग्रहियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। परिणाम स्वरूप गोवा दमन की सीमा पर 31 सत्याग्रही शहीद हुए और 44 सत्याग्रही बुरी तरह घायल हुए। शाम को पणजी में चारों तरफ से खबरें आ रही थीं। मध्य प्रदेश से आए 550 सत्याग्रहियों को एक 30 फुट लंबे और 15 फुट चौड़े कमरे में ठूंस ठूंस कर भर दिया गया था। खबर थी कि उसमें 50 सत्याग्रही कमरे की घुटन से बेहोश हो चुके थे। पूरा परिदृश्य लोमहर्षक था। मैं समझता हूं कि इन बलिदानियों का संघर्ष बेकार नहीं जाएगा। सैंड्रा ने पापा द्वारा वर्ष 1961 की संकलित खबरों की भी फाइल पलटी। खबरों की सुर्खियों पर उसकी आंखें रोमांच से दौड़ती रहीं। मसलन 7 दिसंबर 1961 की खबर, मिलिट्री स्टेप्स टेकन टू मीट लिस्बन्स चैलेंज, नेहरू टेल्स लोकसभा। 18 दिसंबर 1961 की सुर्खी, आवर ट्रूप्स एंटर गोवा, दीव एंड दमन। 19 दिसंबर 1961 गोवा डेटलाइन, गोवा बैक विद द मदरलैंड। और सचमुच गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाल से आजादी मिल गई। अब ये भारत के अंग थे। लिस्बन की नेशनल असेंबली में पुर्तगाल का तानाशाह प्रधानमंत्री सालाजार आपा खोकर चिल्ला रहा था कि गोवा पर आज भी पुर्तगाल का स्वामित्व है, पर गोवा को तो मुक्ति मिल चुकी थी और सालाजार की चिल्लाहट का कोई असर नहीं था। पापा बताते थे कि पुर्तगालियों से गोवा को मुक्ति मिलने के बाद भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल केपी कंडेथ ने 19 दिसंबर 1961 से 6 जून 1962 तक केंद्र शासित गोवा दमन दीव के मिलिट्री गवर्नर का पद संभाला। उनके बाद गोवा दमन दीव के लेफ्टिनेंट गवर्नर पद पर टी शिवशंकर भारत सरकार द्वारा 7 जून 1962 से नियुक्त किए गए। सबसे पहले सन 1962 के अक्टूबर माह में गोवा में पंचायत चुनाव कराया गया और उसके 2 माह बाद यानी दिसंबर 1962 में गोवा का पहला विधानसभा चुनाव हुआ। आज हम सब गोवा के इसी मुक्ति दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अमर रहे गोवा, भारत गोवा जिंदाबाद, भारत गोवा जिंदाबाद, भारत गोवा जिंदाबाद।